हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आपके बीच आ गया हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का सेकंड वीडियो को लेकर के। ठीक है, पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलपमेंट कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण होता है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं सीबीएसई से या फिर क्लास 11th में जेक बोर्ड के स्टूडेंट है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी अपलोड किया जा रहा है वहां पे। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप देखिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है इंडिया में। इसमें जो एनर्जी है उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। देखिए, जब भी बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के सिचुएशन का, है ना, क्या स्थिति है उसके बारे में, है ना, तो इसका दो रेफरेंस, मतलब इसका जो रेफरेंस लिया जाता है उसमें एनर्जी और हेल्थ को लिया जाता है। मतलब किसके बारे में डिस्कस किया जाता है? अबाउट एनर्जी एंड अबाउट हेल्थ। ठीक है, दैट मीन्स जब भी कोई भी कंट्री कहता है जितना अच्छा वहां का एनर्जी होगा वहां उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा, जितना अच्छा हेल्थ होगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये जो एनर्जी और हेल्थ है ये किसके कंपोनेंट है? इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। ठीक है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। तो हम लोग डिटेल में जानते हैं पहले एनर्जी के बारे में। क्लियर? देखिए, एनर्जी क्या होता है? ये एक प्रकार का बोलिए तो लाइफलाइन है किसका? प्रोडक्शन एक्टिविटी का। हर एक सेक्टर का, कोई भी सेक्टर हो वहां पे जो एनर्जी है उसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, एनर्जी हम लोग बेसिकली, एनर्जी का मतलब ही हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लियर, फिर हमारा नेचुरल गैस ऑयल हो गया, है ना, ये सब एनर्जी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अगर कहा जाए प्राइमरी सेक्टर में तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट के रूप में काम करता है, क्योंकि ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, ये सब एनर्जी से ही तो चलता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा इसका यूज है, क्योंकि जो मशीन्स होते हैं वो ऑपरेट किसके थ्रू होते हैं? एनर्जी के थ्रू होते हैं। दैट मीन्स वो या तो ऑयल से चलेगा या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। दीज आर दी एनर्जी, है ना। टर्सरी सेक्टर में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस है, किसका? एनर्जी का। ठीक है, कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, बैंकिंग का वर्क टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो बैंक में कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर कैसे चलेगा? कंप्यूटर तभी चलेगा ना जब एनर्जी होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, तो एनर्जी के दो सोर्सेज बेसिकली माना जाता है, एक कॉमर्शियल एनर्जी होता है और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स क्या होता है भाई? तो कोल, कोयला, राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। जबकि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है? फायरवुड्स, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, देखिए कॉमर्शियल एनर्जी बेसिकली कॉमर्शियलाइज्ड होता है, मतलब इसका ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है, बल्कि लेकिन नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो होता है उतना वैसा कोई खास ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं वहां पे ज्यादातर जो डिमांड होता है वो कॉमर्शियल एनर्जी का होता है। विलेजेस में चले जाइए तो वहां पे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो है उसका यूज ज्यादा होता है। ठीक है, कॉमर्शियल एनर्जी जो है वो बेसिकली यूज होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी यूज बेसिकली ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, यूज क्या है? देखिए यहां लिखा हुआ है, लार्जली इंडस्ट्रियल एंड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। जो कॉमर्शियल एनर्जी है कहाँ पे यूज होता है? इंडस्ट्रीज में, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए। जबकि जो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी होता है वो डोमेस्टिक यूज के लिए, कंजम्पशन पर्पस वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर नेचर ऑफ गुड्स की बात करें तो कहता है गुड्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी आर ट्रेडेड थ्रू मार्केट, है ना, इसको मार्केट के थ्रू ट्रेड किया जाता है, अभी मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, बट नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जो होता है वो जनरली विलेजर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो सेल्फ कंजम्पशन वगैरह के लिए ही यूज किया जाता है। कॉमर्शियल एनर्जी का एक फिक्स प्राइस होता है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का वैसा कोई फीचर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में याद क्या रखना है? अगर कॉमर्शियल एनर्जी की बात करें, है ना, तो कॉमर्शियल एनर्जी का मतलब हो गया जो ट्रेड हो सकता है, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, है ना।
नॉन कॉमर्शियल एनर्जी की जब भी बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, वहां बोलेंगे कि ये वैसे एनर्जी हो गया है ना जो कि एनिमल वेस्ट वगैरह से बनता हो, एग्रीकल्चरल वेस्टेज वगैरह से बनता हो। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आगे क्या है। आगे होता है ना कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले अभी मैंने क्या डिस्कस किया, अभी डिस्कस किए कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। और क्या सोर्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है भाई, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी का जो सोर्स है वो कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल है के रूप में बांट सकते हैं, या फिर कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल के रूप में बांट सकते हैं। ऐसा मत कर सोच लेना कि कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल अलग होता है, फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल अलग सोर्स है, नहीं। वही जो एनर्जी, वही जितने जो एनर्जीज है ना, वो या तो कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल हो सकता है या फिर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हो सकता है। ठीक है, तो भाई कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉलेज हो एंड यूज हो, जो लंबे समय से जिसका यूज हो रहा हो, लंबे समय से लोगों का उसके बारे में नॉलेज हो, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें काफी समय से इसका नॉलेज है, हिस्ट्री है काफी इसका। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, जो जिसका नया नया डिस्कवर हो रहा है, नया नया एक्सप्लोर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कोल जो है ये लिमिटेड होता है ना, मिनरल्स है, पेट्रोलियम ये सब खत्म हो गया तो क्या होगा, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, जो वो सब हो गया नॉन कन्वेंशनल, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, ये सब चीजें, ये सब क्या आएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। ठीक है, अगर हम कन्वेंशनल सोर्स के बारे में देखें तो डिटेल में सबके बारे में समझते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। वो पहला कोल, कोयला है ना, कहता है कोयला जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया के लिए रहा है। कहता है इंडिया में 1950 में प्रोडक्शन का कोयल जो कोल का जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 328 लाख टन, जो कि इंक्रीज होकर कितना हो गया 6764 लाख टन। कब, 2017-18 में। अरे पहले तो ट्रेन वगैरह भी कोयला से चलता था, है ना, अब चेंज हुआ ना। कहता है टोटल एनर्जी प्रोडक्शन जो इंडिया में है, ठीक है, वो 67% कंसिस्ट ऑफ कोल हुआ करता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया हैज टोटल रिजर्व 319 बिलियन टन्स ऑफ कोल। 31 मार्च 2018 का एस्टिमेशन है, इंडिया में रिजर्व जो है हमारा कोल वो कितना है 319 बिलियंस। काफी बहुत ज्यादा कोयला था, उतना खत्म होने के बाद भी अभी भी इतना है, जो बहुत अच्छा खासा है। क्यों कोयला यूज कहां होता है भाई, थर्मल पावर स्टेशन में। थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला का यूज होता है, स्टील प्लांट्स में कोयला का यूज होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज में होता है, रेलवेज में होता है, अब कम हो गया है बट वो भी कंजम्पशन करता है उसमें। ठीक है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में कोयला यूज होता है, ब्रिक्स वगैरह बनाने में कोयला का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब कोयला का जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोयला का यूज किया जाता है बड़े पैमाने में। ठीक है, बाकी छोटे मोटे बहुत सारी चीजें लोग तो खाना बनाने में यूज कर देते हैं, बट जनरली ये सब जो है वो यूजेज है, मेन यूजेज किसका, कोल का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेट्रोलियम। इंडिया तो पेट्रोलियम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है ना, यूएई से, रसिया से, जहां से मतलब अच्छा डिस्काउंट पे मिल जाए वहां से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है इंडिया। क्रूड ऑयल है ना, जिसको रिफाइन इंडिया करती है, अच्छा खासा ही रिफाइन होता है इंडिया, और इंडिया रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहता है ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स का इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ना पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इंडिया में भी पेट्रोलियम है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, जितना डिमांड है ना उतना तो नहीं है, जिसके कारण से हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज स्केल में इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कहता है जो डोमेस्टिक एनुअल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है ना, डोमेस्टिक जो देश में 36-38 मिलियन टन ही है लास्ट 8 ईयर्स में, बहुत स्टेगनेंट कम है, डिमांड की अपेक्षा बहुत कम है। राइट, ये जो गैप है जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, इसके कारण ही लगातार इंपोर्ट जो है बढ़ रहा है पेट्रोलियम का। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर है नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस जो है इंडिया में अच्छे खासे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है,
कहता है ये भी एक अच्छा कन्वेंशनल सोर्स का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है ये, ठीक है। ये दिस इज यूज रॉ मटेरियल इन द फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी नेचुरल गैस का यूज किया जाता है, एंड एज कुकिंग गैस, खाना बनाने के लिए जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट, उसमें यूज किया जाता है ना। कहता है मेन रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली इंडिया में कहाँ पाया जाता है, मुंबई, गुजरात, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ये सब मेन रिजर्व जो है नेचुरल गैस का वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, तो बहुत ज्यादा, है ना। मेन सोर्स इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है, थर्मल पावर स्टेशन से कोयला का यूज करके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, ये सब सोर्सेज हैं। इन सब सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। पहले इंडिपेंडेंस के बाद पहले जो है मेनली इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था, लेकिन कुछ समय में, है ना, जो थर्मल पावर है एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। रीजन क्या है, कहता है इंडिया में मतलब ये क्या बोलते हैं, थर्मल पावर का काम जो है, थर्मल पावर से प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का जो बढ़ा है, मतलब हाइड्रो से शिफ्ट हुआ किधर, थर्मल तरफ। क्यों हुआ, क्योंकि कोल का अच्छा खासा रिजर्व है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रो स्टेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन जो होता है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है, ठीक है। तो इस सब कारण से शिफ्टिंग हुआ कहां से, हाइड्रो से थर्मल की ओर, कोई दिक्कत नहीं। ये कन्वेंशनल था। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। देखिए सोलर लाइट वगैरह लगता है ना, अब तो गांव में सरकार अगर पुअर सेक्शन के व्यक्ति हैं, है ना, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो सरकार सब्सिडी भी देती है कि भाई घर में लगाइए, ठीक है। जहाँ पे अच्छा खासा मौसम रहता है, धूप वगैरह रहता है, वहाँ बहुत जबरदस्त ये एक तरीका है जिसके थ्रू एनर्जी का जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो जरूरत है उसे दूर कर सकता है ये, ठीक है। विंड एनर्जी, ये सब पे गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, ठीक है, क्योंकि देखो ये सब से ना, ये सबसे पॉल्यूशन कम होता है। बाकी जो हमारा पेट्रोलियम हो गया या फिर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो है कोल वाला तरीका, जो थर्मल वाला, उस समय पोल्यूशन बहुत होता है, लेकिन ये समय पोल्यूशन कम होता है। बायोमास एनर्जी इंक्लूडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गोबर गैस, है ना, जो जियोथर्मल एनर्जी और एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव एज वेल एज टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर सीज, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, कोई दिक्कत। अगर डिफरेंस की बात करें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या है, कन्वेंशनल दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। These are being used as diverse source of commercial energy over a long period of time, है ना। कॉमर्शियल एनर्जी का एक लंबे समय से यूज किया जा रहा है इसका। इंडिया में कन्वेंशनल सोर्स जो है, जो कोल, पेट्रोलियम जो पर्टिकुलर, है ना, आर बीइंग यूज्ड इन टोटल डिसरिगार्ड टू द इन्वायरमेंट, मतलब इसका यूज हो रहा है जरूर, ठीक है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स इट इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी वगैरह। कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज आर ओनली इन एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज एंड आर बीइंग यूज्ड एज डाइवर्स सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी ओनली टू अ लिटिल एक्सटेंट। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक उतना भी डेवलप नहीं हो गया है हमारा देश या वर्ल्ड, ठीक है, कि पूरी तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को छोड़ के शिफ्ट किया जा सके कहां पे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे, ठीक है, कोई दिक्कत। कहता है दीज आर बीइंग डेवलप्ड एज सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी विद द व्यू ऑफ चेकिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब ये बेसिकली ये डेवलप इसलिए हो रहा है ना ताकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन का दिमाग में रखा जा सके, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बात पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, मतलब क्या पैटर्न है ना। कहता है पैटर्न ऑफ एनर्जी कंजम्पशन का मतलब होता है परसेंटेज यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी उसका कितना परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू कॉमन यूनिट। देखो इंडिया में याद रखिएगा
जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे कॉमन यूनिट से डिस्कस किया जाता है, MTOE, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, राइट। कहता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो प्राइमरी सोर्स इंडिया में अभी भी एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स वो क्या है, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है ना, क्योंकि अब शिफ्टिंग कहां हो रही है हम लोग, नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तरफ, ठीक है। कहता है डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन ऑफ कोल है ड्रास्टिकली रिड्यूस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। जो डायरेक्ट कंजम्पशन होता था ना पहले कोल का, वो शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन टोटल कंजम्पशन ऑफ कोल हैज राइजन नियरली बाय अ फैक्टर ऑफ 10। कहता है कोल का कंजम्पशन बढ़ा जरूर है, पहले जितना यूज होता था उससे ज्यादा यूज होता है, तो भाई तो पहले पॉपुलेशन कम था, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज जो वो घटा है। क्लियर है। कहता है प्रेजेंटली कोल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी इन इंडिया, इट्स कंजम्पशन अमाउंटिंग इतना मिलियन, इतना 2018-19 में, जबकि 95 मिलियन टन का ही कंजम्पशन था 1980-81 में। कहता है आवर कंजम्पशन ऑफ ऑयल हैज considerably increased over time for which we are largely dependent upon the oil rich Gulf countries। हम लोग जो पेट्रोलियम वगैरह ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पर काफी डिपेंडेंसी हमारी है अभी भी, ठीक है, और गल्फ कंट्रीज पे हमें डिपेंड करना पड़ता है इसके लिए। क्लियर। वहां गल्फ कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग यहाँ पर महंगा हो जाता है फिर ऑयल वगैरह, ठीक है। कहता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है इन एग्रीकल्चर सेक्टर है सब इंक्रीज ओवर टाइम्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन के लिए, है ना। However, compared to other sector, it is still continue to very low। लेकिन दूसरे सेक्टर दैट प्राइमरी, टर्शियरी, वहां जितना यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी उससे कम यूज हो रहा है अभी भी, किसका, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कोई दिक्कत। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यू टू बी द हाईएस्ट कंपेयर टू अदर सेक्टर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहां होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। बड़े बड़े मशीन्स होते भाई, तो ऑब्वियसली यूज तो होगा ही। अगर हम सेक्टोरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया की बात करें तो कहता है इंडस्ट्री जो है ये सुप्रीमेसी है, सबसे फर्स्ट टॉपर है। क्लियर। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है किस चीज का, एनर्जी का, ठीक है। कहता है इट्स कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 37.8% ऑफ टोटल कंजम्पशन। जितना कंजम्पशन होता है उसका टोटल में, उसमें 37.8 सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज होता है। फिर 22% जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है, 21.9% जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, और 24.3 जो है वो कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर में, मतलब गैस वगैरह, ऑयल वगैरह, मतलब कंजम्पशन हाउस होल्ड हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है। कहता है कंजम्पशन ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहता है कॉमर्शियल एनर्जी का बहुत कम यूज होता है। ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडेंस ऑफ दिस सेक्टर ऑन मैनुअल लेबर एंड द यूज ऑफ हैंड ऑपरेटेड टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स। सिंपल सी बात है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, मशीन्स वगैरह का यूज ही बहुत कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां एनर्जी का जरूरत कम पड़ेगा ना। दिस इज लेड टू अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। ऑब्वियस सी बात है इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कमजोर है, कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी काफी ज्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों में, ठीक है। कहता है ओवर टाइम देयर हैज बीन अ फॉल इन परसेंटेज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर व्हाइल शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है टेंड टू राइज। कहता है जो परसेंटेज कंजम्पशन एनर्जी का है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वो कम हो रहा है, ठीक है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में राइज कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इट मींस एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। इसका ये मतलब नहीं कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो घट गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा शिफ्ट किया है, ठीक है। एंड अ शिफ्ट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री टू अ फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। पहले छोटे पैमाने पे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होता था ना, छोटा मोटा, वो फैक्ट्री का रूप ले रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे एनर्जी का नीड तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। अब कहता है इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। जो पावर जनरेशन में क्या प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो चैलेंजेस होंगे ना इंडिया में, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पहला है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो कैपेसिटी उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनएडिक्वेट है, इक्वल नहीं है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से दूर कैसे हो सकते हैं,
इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाइए, तो इनएडिक्वेट नहीं होगा, है ना, सब जगह पर जिसको जहां जितना जरूरत एनर्जी वहां मिल जाएगा। इम्प्रूव पावर प्लांट लोड फैक्टर, जो प्लांट लोडिंग कभी कभी ना जो प्लांट लोड फेल हो जाता है वो उसमें सुधार कीजिए, उसमें इंप्रूव कीजिए। मिनिमाइज द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, ठीक है, बहुत वेस्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा क्या होता है, लोग बिजली बिल नहीं चुकाते हैं, ठीक है, तो उस सब जो लॉसेज है उसको दूर किया जाए। जो पावर सप्लाई का जो सिस्टम है उसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, बहुत जगह तार का चोरी पहले होता था, वो सब चीजें अब कम करना चाहिए। इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एफडीआई इन पावर जनरेशन, देखिए क्या होता है ना, प्राइवेटाइजेशन जितना किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा सा लॉस तो है गरीब को कि पैसा ज्यादा लेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा देगा, प्रॉपर सप्लाई देगा बिजली का, ठीक है। तो ये है हमारा, अभी मैंने डिस्कस किया क्या, कोपिंग विथ चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है। अब देखिए आज का वीडियो में हम लोगों ने इतना जाना कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है ना, क्या होता है एनर्जी से, मतलब क्या क्या चीजें चैलेंजेस हैं, कैसे दूर किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और मेन कंपोनेंट हेल्थ है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का यहीं तक, धन्यवाद।